नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 10 जून 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चेक करते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। आज का क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोक्यूरमेंट ऑफ क्रॉप्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन बी 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 एंड 2 गलत है। देखिए, प्रोक्योरमेंट ऑफ क्रॉप्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रिगार्डिंग काफ़ी न्यूज़ आजकल आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखिए, डेटा देखने से आपको ये पता चल जाएगा 2015 से 20 तक का पीरियड में प्रोडक्शन ऑफ राइस हो या व्हीट हो वो इंक्रीज हुआ है और गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट है वो भी इंक्रीज हुआ है। अभी जो चल रहा है वो ऑल टाइम हाई चल रहा है। इसके रिगार्डिंग न्यूज़ आया था न्यूज़पेपर्स में और हमने वो कवर भी किया था। पैडी एंड व्हीट का जो प्रोक्योरमेंट है या प्रोडक्शन है वो सब ऑल टाइम हाई चल रहा है। अब देखिए दोस्तों, इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 1044.88 लाख टन्स टू 1179 लाख टन्स। ठीक है, तो इतना प्रोडक्शन हो रहा है हमारे देश में। ड्यूरिंग दिस पीरियड एमएसपी फॉर पैडी हैज इंक्रीज फ्रॉम ₹1410 टू 1815। तो ऑब्वियसली बात है, एमएसपी भी तो इंक्रीज होना है हर एक साल। Despite this increase in production, only a fraction of total produce is actually procured। देखिए, आप लोग अक्सर अखबार में पढ़ता होगा गवर्नमेंट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू फार्मर से क्रॉप्स प्रोक्योर करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट जब क्रॉप्स प्रोक्योर करते हैं ना दोस्तों, गवर्नमेंट एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको प्रोवाइड करते हैं। पर फार्मर्स को गवर्नमेंट या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को अपने क्रॉप्स बेचना जरूरी नहीं है। वो बाहर भी बेच सकते हैं। अगर उनको अच्छा रेट मिल रहा है, उनसे एमएसपी से ज्यादा रेट मिल रहा है, तो दे आर फ्री टू सेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है बाहर की जो रेट है कम हो गया, तो गवर्नमेंट एक एश्योर्ड प्राइस देते हैं, वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, एक्चुअल बात तो ये है, अगर डाटा एनालाइज करोगे तो आपको ये पता चलेगा गवर्नमेंट जितना फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू कलेक्ट करते हैं ना, वो टोटल प्रोडक्शन का एक फ्रैक्शन ही आता है। ठीक है, हाफ भी नहीं आता है, बहुत कम है। इतना समझ लीजिए। वो हर एक साल डिफरेंट होता है, इसलिए मैं करेक्ट डेटा नहीं बोल रहा हूँ। इतना समझ लीजिए, जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फार्मर्स से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू क्रॉप्स प्रोक्योर करते हैं, वो टोटल प्रोडक्शन के एक फ्रैक्शन ही आता है। राइट, मतलब फार्मर्स बाहर बेचते हैं। फॉर द करंट ईयर सेंडर हैज फिक्स्ड द एमएसपी ऑफ पैडी एट 1868 while that of A grade variety has been fixed at 1888। तो 20 रुपए का फर्क है। देखिए, पैडी में भी कॉमन ग्रेड में और ए ग्रेड में, ए ग्रेड मतलब थोड़ा सा हाई क्वालिटी, उसमें रेट डिफरेंट है एमएसपी का, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अब हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए। ड्यूरिंग द 5-year पीरियड 2015 to 20, 2/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ पैडी इज प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट। गलत है दोस्तों, 2/3 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैंने बोला ओनली फ्रैक्शन होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू जो प्रोक्योरमेंट है। सेंटर फिक्सेस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ ऑल ग्रेड्स ऑफ पैडी एट द सेम रेट। गलत, मैंने अभी भी बोला आपको, ए ग्रेड हो गया, कॉमन ग्रेड हो गया, ये अलग अलग रेट देता है। पैडी प्रोक्योरमेंट वाज ऑल टाइम रिकॉर्ड है। 2020-21 का जो प्रोक्योरमेंट हुआ है वो ऑल टाइम हाई है। सो आंसर इज ऑप्शन बी 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट पीडीआरडी विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए दोस्तों, पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ये होता क्या है? बेसिकली आपको पता है स्टेट्स जितना रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, अगर आप सेंटर से कलेक्ट करोगे वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो सेंटर क्या करता है, जितना रेवेन्यू कलेक्ट होता है, डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, जितने भी उनका रेवेन्यू है, उसका एक पार्ट हर स्टेट्स को बांट के देता है। तो इसके लिए रिकमेंडेशन कौन देता है? एक फिनेंस कमीशन बैठता है। वो डिसाइड करता है कि एक एक स्टेट को उनका हालत देख के एक एक स्टेट को कितने पैसे देना चाहिए। मैंने आपको 2 दिन पहले एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के बारे में बताया था, उन सबको थोड़ा ज़्यादा देता है जिनमें थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन ट्यूसडे रिलीज द 3rd मंथली इंस्टॉलमेंट। ये न्यूज़ हर्षित ने कवर किया था। तो इनका जो 3rd इंस्टॉलमेंट ये दिया है स्टेट्स को, पूरा 17 स्टेट्स को ये दिया है इस बार। ठीक है, सेंटर प्रोवाइड्स द पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट टू द स्टेट अंडर आर्टिकल 275। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में अच्छा सा पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 275 में 75 के हिसाब से ये पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट देते हैं। ठीक है, ग्रांट्स आर रिलीज एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। ये मैंने आपको बता दिया। ये किस लिए देते हैं? टू मीट द गैप इन रेवेन्यू अकाउंट्स ऑफ स्टेट्स पोस्ट डेवल्यूशन। मतलब डेवल्यूशन के बाद हर एक स्टेट्स को अपना अपना पावर्स देने के बाद सेंटर जितना रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं और स्टेट कितना रेवेन्यू कर पाता है, उसके बीच में जो गैप है, मतलब स्टेट को सर्वाइवल के लिए जितना रेवेन्यू कलेक्ट करना होता है उतना तो कलेक्ट कर नहीं पाता है। तो एक्चुअली कितना होना चाहिए उसके डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, वो जो गैप फुलफिल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट फिनांस कमीशन के रिकमेंडेशन के थ्रू इनको
ग्रांट देते हैं, ठीक है। यह है पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट। 15 फिनांस कमीशन हैज रिकमेंडेड पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स अमाउंटिंग टू अबाउट रुपीज 3 ट्रिलियन ओवर द 5 ईयर पीरियड एंडिंग फाइनेंशियल ईयर 26। तो 26 तक 3 ट्रिलियन का प्लान है, ठीक है, देने का। ट्रिलियन मतलब एक के बाद 12 जीरो है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा स्टेटमेंट क्या क्या लिखा है, सेंटर प्रोवाइड्स आर्टिकल 275 के बारे में लिखा है, बिल्कुल सही। रिकमेंडेशन ऑफ फिनांस कमीशन वाला पॉइंट है, बिल्कुल सही, वो भी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं, ध्यान दीजिएगा। एलिजिबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं, बेस्ड ऑन द गैप बिटवीन असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट, राइट। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू नेशनल पार्क्स इन आसाम विच आर करेक्ट। वीडियो पोज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है। देखिए दोस्तों, आसाम से एनवायरनमेंट या कंजर्वेशन से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ आ रहा है। रिसेंटली 2 नेशनल पार्क्स नोटिफाई हुए हैं आसाम में, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आसाम गोट इट 7 नेशनल पार्क, 2 विद इन ए वीक विद ए नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग देहिंग पटकाई आसो। तो आसाम का लेटेस्ट नेशनल पार्क है देहिंग पटकाई, ठीक है, इसको नोटिफाई किया गया रिसेंटली। रायमोना नेशनल पार्क लास्ट वीक ही डिक्लेयर हुआ था, बेसिकली नोटिफाई हुआ था, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में है, वाज नोटिफाइड एज द 6th सच पार्क ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन जून 5 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में रायमोना नेशनल पार्क नोटिफाई किया था। अब रिसेंटली दहिंग पटकाई भी किया है। तो टोटल कितना हो गया अभी आसाम में नेशनल पार्क? 7 हो गया। स्टेट हैज नाउ सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स। मध्य प्रदेश और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बाद सेकंड हाईएस्ट नेशनल पार्क अभी आसाम में है। अंडमान निकोबार तो यूनियन टेरिटरी हो गया, स्टेट में देखा जाएगा तो सेकंड है। अब देखिए, यूनेस्को का नेचुरल साइट्स, आपने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सुना होगा। इसका काफ़ी सारे कैटेगरीज है, जैसे कल्चरल है, नेचुरल है, मिक्स्ड है, जिसमें इंडिया में टोटल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है यूनेस्को का, जिसमें नेचुरल साइट्स में 7 है। कौन कौन सा है? एक तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया जो 2014 में डिक्लेयर किया था। काजीरंगा 1 हॉर्न राइनोसरस के लिए फेमस है। क्यालोदियो नेशनल पार्क, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, माफ कीजिएगा, ये राजस्थान में है। मानस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी ये आसाम में है। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क एक ही काउंट होता है, वो उत्तराखंड में है। एंड सुंदरबन नेशनल पार्क ये कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में है। वेस्टर्न घाट्स तो आपको पता ही है, केरला कर्नाटका, जैसे केरला कर्नाटका बॉम्बे जैसे स्टेट से है, थोड़ा सा तमिलनाडु में भी है, तो ये भी है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब इसमें आसाम में 2 नजर आएगा आपको, काजीरंगा एंड मानस, ठीक है। तो आसाम ऐसा स्टेट है जहां 2 यूनेस्को नेचुरल साइट्स है, राइट। तो अब हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए क्या क्या लिखा है। रायमोना नेशनल पार्क इन बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन इज द लेटेस्ट नोटिफाइड नेशनल पार्क इन आसाम। गलत है, क्योंकि अभी ध्यान पटकाई आया हुआ है, तो ये लेटेस्ट नहीं हुआ, ये 6th है। आसाम हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क एमंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन इंडिया। ये तो सही है, अगर पूरा स्टेट्स देखा जाएगा तो मध्य प्रदेश पहला आएगा। आसाम हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, बिल्कुल सही, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, कीलिंग कर्व समटाइम्स सीन इन द न्यूज रीजनली इज एसोसिएटेड विद। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन ए कर्व रिप्रेजेंटिंग एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। देखिए दोस्तों, CO2 लेवल जो है इंक्रीज होता नजर आ रहा है, आपको पता ही है, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा एक रीजन भी है CO2 लेवल का इंक्रीज। तो इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल आया था रिसेंटली, जिसमें कीलिंग कर्व के बारे में लिखा था। इट इज अ ग्राफ ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर बेस्ड ऑन कंटिन्यूस मेजरमेंट्स टेकन एट द मोना लोआ ऑब्जर्वेटरी ऑन द आइलैंड ऑफ हवाई। देखिए, एटमॉस्फेयर में CO2 लेवल का इंक्रीज कितना है ये दिखाता है कीलिंग कर्व। ये जो दिख रहा है दोस्तों, इसको कीलिंग कर्व बोलते हैं। ये हर एक साल कितना कार्बन डाइऑक्साइड लेवल का इंक्रीज है अपना एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट हुआ है, इसका हमें एनालिसिस देता है, ठीक है। तो ये नेम फॉर द साइंटिस्ट चार्ल्स डेविड कीलिंग हु स्टार्टेड द मॉनिटरिंग प्रोग्राम एंड सुपरवाइज्ड इट अंटिल हिज डेथ इन 2005। तो ये किसने बनाया था? चार्ल्स डेविड कीलिंग, इन्हीं के नाम से जाना जाता है कीलिंग कर्व, राइट। आप देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये मेजरमेंट कहाँ लेते हैं? मौना लोआ ऑब्जर्वेटरी हवाई आइलैंड में, ठीक है। हवाई आइलैंड पैसिफिक ओशन में है, उधर से उधर एक ऑब्जर्वेटरी, उसी से ये पता चल जाता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हवाई आइलैंड पैसिफिक ओशन में ही है, आप देख लीजिएगा। सो आंसर इज ऑप्शन ए कर्व रिप्रेजेंटिंग accumulation of carbon dioxide in the Earth's atmosphere. Question number 5. Consider the following statements with respect to strategic minerals which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए दोस्तों, स्ट्रैटेजिक मिनरल क्या होता है?
आपको कई सारे डेफिनेशन मिल जाएगा स्ट्रैटेजिक मिनरल या मेटल क्या होता है। एक तरफ आपको ये मिल जाएगा जो स्ट्रैटेजिक पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मिलिट्री पर्पसेस के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो स्ट्रैटेजिक मिनरल बोलते हैं। कई लोग ऐसे बताते हैं जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, एक देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जितने मेटल ज़रूरी होता है वो स्ट्रैटेजिक मिनरल है। तो इंडिया में भी कई सारे मेटल को स्ट्रैटेजिक मिनरल नोटिफाई किया हुआ है। अब देखिए, स्ट्रैटेजिक मेटल्स एंड मिनरल्स लाइक लिथियम, क्रोमियम, वनेडियम आर दोस वाइटल टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री। मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री के लिए भी जितने मेटल्स एंड मिनरल्स जरूरी है उसको भी स्ट्रैटेजिक मिनरल्स में डाल देते हैं। एट प्रेजेंट इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स फॉर सप्लाई ऑफ स्ट्रैटेजिक मिनरल्स। देखिए दोस्तों, इंडिया स्ट्रैटेजिक मिनरल्स का जो हमारे अंदर जो रिजर्व्स है वो कम है, इसलिए हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसका मोनोपोली चाइना के पास है। टाइप ऑफ स्ट्रैटेजिक मिनरल्स एंड देयर अवेलेबल रीजन्स इन इंडिया, ये लिखा है बेरिलियम झारखंड उड़ीसा में, फ्लोराइट छत्तीसगढ़ में, टिन वेस्ट बंगाल, टंगस्टन छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, निकल छत्तीसगढ़ झारखंड, मोलिब्डेनम झारखंड मध्य प्रदेश। ये पढ़ लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। वैसे दोस्तों ये न्यूज़ में इसलिए डाला है, इंडिया ने लिथियम रिजर्व्स या कुछ स्ट्रैटेजिक मिनरल्स के कुछ पॉलिसी बनाया है और अर्जेंटीना के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है रिसेंटली, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला, ये भी ध्यान दीजिएगा। से अगर कोई एग्जामिनेशन में आपसे ऐसे पूछा स्ट्रैटेजिक मिनरल के सप्लाई के लिए या इसके रिगार्डिंग कुछ के लिए इंडिया ने कौन से कंट्री के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, तो आप बता सकते हो अर्जेंटीना है। आप देखिए, एंट्री एट सीरियल नंबर 23 ऑफ लिस्ट टू स्टेट लिस्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट स्टेट गवर्नमेंट टू ऑन द मिनरल्स लोकेटेड विद इन देयर बाउंड्रीज। स्टेट के अंदर जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है या मिनरल्स अवेलेबल है ये स्टेट लिस्ट में आता है, स्टेट उसको ऑन कर सकता है। पर सेंट्रल लिस्ट में सीरियल नंबर 54 में क्या कह रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑन द मिनरल्स विद इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है दोस्तों, यहाँ जितने हैं मिनरल्स है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाता है। अगर स्टेट्स के अंदर है तो वो स्टेट ओन कर सकता है, राइट। तो हमारा स्टेटमेंट में क्या लिखा है, स्ट्रैटेजिक मिनरल्स लाइक टंगस्टन, गैलियम, बेरिलियम आर फाउंड इन इंडिया। ये मैंने आपको बता दिया इंडिया में कौन कौन सा मिनरल्स अवेलेबल है। एट प्रेजेंट इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स फॉर द सप्लाई ऑफ स्ट्रैटेजिक मिनरल्स, बिल्कुल सही। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट स्टेट गवर्नमेंट टू ओन द मिनरल्स लोकेटेड विद इन देयर बाउंड्रीज, बिल्कुल सही। सो आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 and 3। तो दोस्तों हमारा डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। परसों मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, आरबीआई जब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी कम करते 50 बेसिस पॉइंट्स में, इसमें मैंने जब एक्सप्लेनेशन दिया था दोस्तों, मैंने एसएलआर की जगह सीआरआर का डेफिनेशन दे दिया। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये पॉइंट आउट किया है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बहुत बड़ा मिस्टेक बोल दिया मैंने। देखिए, जब मैं कुछ एक्सप्लेनेशन देता हूँ आप ज़रूर रीचेक कर सकते हो, क्योंकि हमारा दिमाग पता नहीं कभी कभी डाउटफुल हो जाता है। ठीक है, तो मैं आगे ऐसा गलती नहीं करने का ट्राई करूँगा दोस्तों, पर हो सकता है कभी कभी मेरे से भी गलती हो जाए, राइट। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, सॉरी ये कल का क्वेश्चन ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। ये आंसर ऑप्शन डी है 1, 2 and 3। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने से आपको ये सब समझ में आ जाएगा। वैसे आज का क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ग्रेट ब्रिटेन कंप्रेसेस इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्थर्न आयरलैंड। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वैसे 2005 में पूछा गया था। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा। कुछ गलतियां हो रहा है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, आगे मैं ट्राई करूंगा गलती नहीं करने का। लेक्चर के पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।